एक 4 पोल वाला प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर 1500 आरपीएम पर चल रहा है, तो प्रत्यावर्तक की आवृत्ति क्या होगी दोस्तों? 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या 30 हर्ट्ज? बताइए जल्दी से टाइप करके, जिसको भी जैसा भी आता है। तो दोस्तों इसका आंसर किस प्रकार से निकालेंगे? तो इसका सूत्र होता है NS बराबर में 120 F बटा में हो जाएगा P। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, NS क्या हो गया? सिंक्रोनस स्पीड इसकी। तो इसका मतलब सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास कितनी है? 1500 और 120 फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। पोल्स कितनी है? 4। तो यहाँ से आपको गुणा करना पड़ेगा 1500 को 4 से। कितना हो गया? 6000 और बराबर में हो गया 120 F, और F बराबर में क्या होगा? 6000 बटा में हो जाएगा 120। 10 से 10 काटा, 600 में 12 का भाग दिया, तो इसका मतलब 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों बी। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इस सूत्र को नोट कर लीजिए, NS बराबर में 120 F बटा में P। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए क्या होगा? एकल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच खाली स्थान में जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा? स्टार्टिंग वाइंडिंग के समांतर क्रम में, या रनिंग वाइंडिंग की श्रेणी में, या स्टार्टिंग वाइंडिंग की सीरीज में, या रनिंग वाइंडिंग के समांतर क्रम में? बताइए इसका आंसर क्या होगा? सिंगल फेज वाली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का संधारित्र स्विच किसके साथ या किस में जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग की श्रृंखला में। यानी सिंगल फेज वाली जो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है उसका संधारित्र, तो वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में या श्रृंखला में जुड़ा हुआ होता है। वो सिंगल फेज मोटर है वो कम अशोषकती यानी HP के लिए प्रयोग की जाती है, और सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है, यदि हम एक प्रेरण मोटर के पोल को दोगुना कर दें तो इसकी गति क्या होगी? गति दोगुना हो जाएगी, या गति 4 गुना हो जाएगी, या गति आधी हो जाएगी, या गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा? जल्दी से बताइए। ये फेमस क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, बार बार एग्जाम से पूछा जाता है। वेरी गुड फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी गति आधी हो जाएगी। क्यों होगी? तो यहाँ पे हमेशा व्युत क्रमानुपाती होता है दोस्तों, यानी जो पोल्स होता है या ध्रुव, जो गति है वो पोल्स के हमेशा व्युत क्रमानुपाती होती है। यानी पोल्स को बढ़ाते हैं तो गति घटती है हमेशा। समझे आगे होगा आप सभी को? यानी पहले की आधी हो जाएगी अगर पोल्स को दोगुना कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, n का मतलब कि स्पीड, फिर व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा 1 में p के, यानी पोल्स के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? अब बात आती है दोस्तों, गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान लगभग कितना माना जाता है? 2800 डिग्री सेल्सियस, 2200 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस? बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से टाइप करके। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2200 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी गैस से भरे टंगस्टन फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान लगभग 2200 डिग्री सेल्सियस होता है, और शुद्ध टंगस्टन यानी जो टेंटलम का बहुत महीन तार होता है जिसका गलनांक कितना होता है? लगभग 3450 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। इसका गलनांक पॉइंट होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट। जो कार्बन का फिलामेंट लैंप होता है उसमें कार्बन का गलनांक कितना होता है? लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस। ये गलनांक बिंदु होता है, यानी पिघल जाता है उसके बाद में। लेकिन इसका जो इकोनॉमिकल होता है यानी कार्यकारी तापमान, वो लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस होता है कार्बन के तंतु का, और 1800 डिग्री के पश्चात कार्बन वाष्प बनाकर लैंप को काला कर देती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा? टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। डीसी मोटर स्टार्टर कितने प्रकार के होते हैं? 1 प्रकार के, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के? सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि डीसी मोटर की बात की गई है यहाँ पे।
तो डीसी मोटर के स्टार्टरों में एक हो गया पहला 2 पॉइंट स्टार्टर या 2 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट, एक 4 पॉइंट, यानी तीनों क्या करते हैं, स्टड लगे होते हैं, उनके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। हैंडल से हम पहले स्टड से अंत की ओर जाते हैं, वैसे जैसे हम हैंडल को घुमाते जाएंगे वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस को बढ़ाता है हमेशा आर्मेचर का रेजिस्टेंस कम होने के कारण। इसीलिए 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। इनके अंदर एक एनवीसी और ओएलआर भी लगी होती है। ओएलआर का मतलब ओवरलोड रिले, एनवीसी मतलब नो वोल्ट कॉइल, जो कि हैंडल को पकड़ के रखता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दोस्तों आरसीसी पोल्स का प्रयोग खालिस्तान लाइन में किया जाता है 33 केवी से 66 केवी के जो लाइन होती है उसके अंदर, या 11 केवी से 33 केवी की लाइन में, या 66 केवी से 220 केवी की लाइन में, या 11 केवी की लाइन तक ही किया जाता है। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका राइट। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है आरसीसी पोल्स का प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 11 केवी की या 11,000 वोल्टेज की लाइन होती है उसके तक किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि इनकी यांत्रिक सामर्थ्य उच्च होती है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रिया से मुक्त होते हैं हमेशा। आरसीसी पोल्स की विशेषताएं और भी होती है। एक तो पृथ्वी से जो ऊपर की ऊंचाई है वो लगभग 7 से 12 मीटर होनी चाहिए, पहला तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाईएस्ट वोल्टेज कितनी ग्रहण कर सकता है या कितनी इसके ऊपर से हम सेट कर सकते हैं या वायर को निकाल सकते हैं, यानी 11 केवी से ऊपर इनका उपयोग नहीं किया जाता है। समझे आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 7 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है रंग कोडित प्रतिरोधक पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या होती है। तो दोस्तों एक इसका सूत्र होता है BB लॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइट, शायद इस टाइप से होगा। तो इस प्रकार से ब्लैक, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो इस टाइप से होता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो ये देखिए गोल्ड यानी लास्ट से पहले आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट से पहला होता है उसका जो पॉइंट होता है वो होता है हमेशा ±5%, जो लास्ट होता है उसका होता है हमेशा ±10%। समझे आगे होगा आप सभी को। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए ±5%। ये नोट करना है आपको। यानी जो सिल्वर होता है उसकी सहनशीलता होती है हमेशा ±10%। ये सिल्वर की आ गई सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग, यानी जो इंटरमीडिएट स्विच होता है उसका प्रयोग सीडी के वायरिंग में किया जाता है, जहां एक लैंप को कितने स्थानों से कंट्रोल किया जा सकता है, एक स्थान से, किसी भी स्थान से, या 3 और इससे अधिक स्थानों से, या 2 स्थानों से। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। यानी इंटरमीडिएट जो स्विच होता है उसका उपयोग कब किया जाता है दोस्तों, जिसको भी आंसर बताया जल्दी से टाइप करके बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 और अधिक स्थानों से। इसके अंदर कम से कम 2 तो आपको 2 वे स्विच उपयोग में लेने पड़ेंगे, और एक इंटरमीडिएट या 2 या 3 या इस प्रकार से आप कितने भी बढ़ा सकते हैं बीच में। तो उसी प्रकार से जितने आप इंटरमीडिएट स्विच लगाओगे उतने स्थानों से कंट्रोल होगा ये लैंप। यानी एक लैंप को 2, 3 या इससे ज़्यादा स्थानों से कंट्रोल करना हो तो आपको इंटरमीडिएट स्विच का उपयोग करना होगा। अगर आपको 2 स्थानों से कंट्रोल करना है एक स्विच को, तो इसका मतलब 2 2 वे स्विच लगा दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है। टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर पता है। ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान कितना होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 से 5% होता है हमेशा। तो क्यों होता है, क्या कारण होता है इसका। यानी नो लोड करंट होता है उसको I0 से प्रदर्शित किया जाता है। पहली बात तो है ये, इसको नोट कर लेना। तो अब बात आती है इसका एक सूत्र होता है I0 बराबर में IW की स्क्वायर। तो ये W होता है, इसका मतलब वर्किंग करंट क्या है इसका, और प्लस में हो जाएगा I म्यू यानी माइक्रो, और इसकी स्क्वायर, इसका मतलब हो गया मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है। फिर इसका हो जाता है अंडरूट, तो इसका मतलब हम इसे निकाल सकते हैं। यानी ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान लगभग कितना आता है, 2 से 5% के बीच में रहता है।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर बताए। एक पूर्णतः आवेशित सीसा संचायक बैटरी या लेड एसिड बैटरी होती है, उसका विशिष्ट गुरुत्व पूछा गया यहाँ पे 1.200 होता है या 1.100 या 1.280 या 1.000। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यानी आवेशित जो सीसा संचायक बैटरी होती है या जो लेड एसिड बैटरी होती है उसका विशिष्ट गुरुत्व हमेशा 1280 या 1.280 होता है हमेशा। और जब बैटरी यानी आपको ध्यान रखना है 25% चार्ज होगी तो इसका मतलब 1.155, 50% चार्ज होगी तो 1.190 और 75% चार्ज होगी तो आपको ध्यान रखना है 1.225 होता है। और फुल चार्ज होने पर 1280 या 1.280 होता है हमेशा। समझे आगे होगा उसी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर। अब बात आती है हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना माना जाता है दोस्तों, या कितना होता है। 0.75 से 1%, 0.1 से 0.5% या 1 से 2% या 1.5 से 2.5%। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 0.75 से 1% के बीच में होता है हमेशा। यानी जो लो कार्बन स्टील होता है उसमें 0.05% से 0.25% तथा 0.4% मैग्नीज होता है, यानी माइल्ड स्टील के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर, इसके आंसर तो ये क्या होगा। टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में जिसको भी आंसर पता है इस क्वेश्चन का। कंप्यूटर खंड को इंसुलेट करने के लिए निम्न में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। अब्रक इंसुलेशन, कपड़ा, फाइबर पेपर या वार्निश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी अब्रक इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है हमेशा जो कम्यूटेटर खंड होते हैं उनको इंसुलेटेड करने के लिए। यानी कम्यूटेटर का उपयोग डीसी जो दिष्ट धारा होती है उन मशीनों में किया जाता है और यह हार्ड ड्रोन कॉपर सेगमेंट पर या इसका बनाया जाता है जिसको हम कठोर कर्षित कॉपर बोलते हैं, यानी तांबा। और कम्यूटेटर का कार्य होता है जनरेटर में एसी को डीसी तथा मोटर में डीसी को एसी में कन्वर्ट करना करंट को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। धारिता, प्रेरकता और प्रतिघात, प्रतिबाधा। जल्दी से टाइप कीजिए क्या आंसर होगा इसका राइट। एसी सर्किट में पूर्ण प्रतिरोध को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रतिबाधा बोला जाता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रतिबाधा को इम्पीडेंस कहा जाता है दोस्तों। इम्पीडेंस का सूत्र क्या होता है, अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। इसका सूत्र होता है जेड बराबर में आर की स्क्वेयर प्लस एक्स एल और एक्स सी की स्क्वेयर और इनका हो जाता है अंडररूट। समझो आगे होगा आप को। यानी इस टाइप से प्रदर्शित किया जाता है जहाँ पे एक्सएल का को माना जाता है प्रेरकता और प्रतिघात से जिसको ओम में व्यक्त किया जाता है, और एक्स सी होता है संधारित्र का प्रतिघात यानी कैपेसिटर का, और इसको भी ओम में व्यक्त किया जाता है। समझिए आगे होगा आप को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है सजावटी श्रृंखला यानी सीरीज। प्रकाश व्यवस्था के लिए 220 वोल्ट की सप्लाई के लिए 4 वोल्ट के कितने बल्ब जुड़े हैं दोस्तों। 100, 80, 60 या 40। बताइए जल्दी से जिसको भी आंसर पता है। सॉरी यहाँ पे 240 होगा दोस्तों, 240 वोल्ट है, यहाँ पर भी 240 यानी सप्लाई हो 240 वोल्ट की है, तो इसका मतलब कितने बल्ब हो जाएंगे। सी इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी 60 बल्ब। तो कैसे होंगे, तो आपको भाग देना है 4 वोल्ट का 240 में, बराबर में आ जाएगी बल्बों की मात्रा या उनकी संख्या। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। टाइप कर दीजिए जिसको भी आंसर बताए। मितोपयोजक जिसको इकोनोमाइजर बोला जाता है, तो उसका प्रयोग किसकी दक्षता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बायोगैस संयंत्र में या अल्टरनेटर में या बॉयलर में या टरबाइन में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बॉयलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है जिसको इकोनोमाइजर बोला जाता है। यानी
जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनमें सहायक उपकरण होता है ये, और बॉयलर में गर्म पानी भेजने का कार्य भी करता है। और इससे क्या होता है, बॉयलर की जो दक्षता होती है वो लगभग 6 से 10% भी बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? लगभग 6 से 10% तक। किसके कारण? इकोनोमाइजर के कारण।